नमस्कार, मेरा नाम भाऊ तोरसेकर। आप देख रहे हैं प्रतिपक्ष। दोस्तों, आज मैं फिर से महाराष्ट्र की राजनीति पर थोड़ा विश्लेषण करने वाला हूँ। इसका कारण है, जिस ढंग से 1.5 महीने पहले स्थापन हुई शिंदे फडणवीस सरकार चल रही है, वो देखकर ऐसा नहीं लगता कि ये असल में अच्छी अलायंस हो गई है, क्योंकि 30 जून को इस सरकार का शपथ विधि हो गया था और 30 जून के बाद कम से कम 40 दिन निकल गए। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री दोनों मिलकर ही गवर्नमेंट चलाते थे और आखिर में लोगों से पूछा गया कि भैया क्या 2 ही लोग मंत्रिमंडल में और सरकार में रहेंगे। इसका कारण ये था कि ठीक है, चर्चा थी कि भाई मामला सुप्रीम कोर्ट में है, मामला चुनाव आयोग में है, 2 गुट हुए तो असली शिवसेना कौन सी है ये तय होना है। बीच में 16 विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ अपात्रता के मामले हैं, डिस्क्वालिफिकेशन के मामले हैं। अगर सुप्रीम कोर्ट उल्टा डिसीजन दे देती है, नतीजा आता है तो क्या करेंगे। तो इसलिए क्योंकि वो जो 16 विधायकों के खिलाफ मामले सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गए थे, उसमें खुद एकनाथ शिंदे है जो मुख्यमंत्री है। अगर मुख्यमंत्री अपात्र हो जाता है तो उसको भी रिजाइन होना पड़ेगा, इस्तीफा देना पड़ेगा, और मुख्यमंत्री इस्तीफा देता है मतलब सरकार का ही इस्तीफा होता है। तो इसलिए जबकि मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो रहा था, मंत्रिपरिषद का, तो ये सोचा जा रहा था कि शायद सुप्रीम कोर्ट में मामला है तो सुप्रीम कोर्ट भी मानो आज करेंगे कल करेंगे। अभी तो 22 अगस्त तक आगे मामला निकल गया और 22 अगस्त के बाद मेरा ख्याल है 1 हफ्ते में जो चीफ जस्टिस है वो खुद निवृत्त हो रहे। अब मामला ये नए चीफ जस्टिस आने वाले हैं, तो इसलिए ये मंत्रिमंडल विस्तार होने में 40 दिन लग गया। असल में लीगली कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन मन में जब आशंका होती है तो इंसान कुछ भी काम करने से थोड़ा डरता ही है। तो शिंदे हो या फडणवीस हो, वो इस डर से भाई हम आज ही मंत्रिमंडल का विस्तार करेंगे और 2 दिन बाद अगर खुद मुख्यमंत्री अपात्र हो गए तो लीगली कानून के जो विशारद है उन्होंने बताया कि ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन वो बात उनके लिए अलग होती है। हम यहाँ बैठकर बोलेंगे, हाँ गावस्कर ने बैट बीच में डालना नहीं चाहिए था, सचिन तेंदुलकर को ये बॉल छोड़ देना चाहिए था, ये हम बाहर बैठ के बोलते। जो मैदान में होता है उसको ही पता होता है कि 1-2 सेकंड में बॉल उसके बदन पर आ जाता है तो उसको तो डिसीजन करना पड़ता है। तो वैसे ही चीफ मिनिस्टर जो होता है उसके लिए सिर्फ लीगल प्रॉब्लम नहीं होते, तो पॉलिटिकल साइकोलॉजिकल बहुत सारे प्रॉब्लम होते, सोशल प्रॉब्लम होते, गणित अलग अलग होते। तो इसलिए 40 दिन तक ये सरकार की संख्या बढ़ी नहीं। आखिर में मेरा ख्याल है 40वें दिन ही क्या बोलते हैं उसको, और 18 मिनिस्टर लिए गए, जिनका शपथ विधि हो गया। लेकिन आज भी उनका डिपार्टमेंट कौन सा है, कौन सा मंत्रालय किसको दिया गया, होम मिनिस्टर कौन है, इरिगेशन मिनिस्टर कौन है, किसी को पता नहीं। आज इस सरकार में 20 मंत्री है, लेकिन किसी भी मंत्री को पता नहीं कि उसका अपना डिपार्टमेंट कौन सा है। शायद ही महाराष्ट्र में बहुत सारे चमत्कार आजकल हो रहे हैं, और आज की बात नहीं है, पिछले विधानसभा चुनाव के नतीजे आने के बाद महाराष्ट्र में हर बार एक से एक चमत्कार हुए। हमने उस वक्त शुरू में नतीजे होने के बाद देखा कि 80 घंटे की एक गवर्नमेंट आई थी जिसमें मुख्यमंत्री थे, उप मुख्यमंत्री थे। उसमें से उप मुख्यमंत्री तो मंत्रालय गए तक नहीं, और 80 घंटे के बाद दोनों ने अपना अपना इस्तीफा दे दिया था। उसके बाद अचानक क्या बोलते हैं उसको, 3 पार्टियों की महाविकास आघाड़ी बनी, उनकी सरकार आ गई। और ऐसी सरकार में एक मंत्री नवाब मलिक जो जेल में जाकर पड़े थे लेकिन फिर भी मंत्री रहे। शायद स्वतंत्र भारत में ये एक अनूठा और अलग उदाहरण है
कि एक राज्य का मंत्री जेल में पड़ा है लेकिन फिर भी वो मंत्री है, उसको मंत्री पद से हटाया नहीं गया, तो ये भी एक चमत्कार था। ऐसे बहुत सारे चमत्कार होते गए, बहुत सारे चमत्कार होते गए, और उसमें ही पहली बार महाराष्ट्र से ऐसे एमएलए यहाँ से उठाकर वहाँ लाए गए, वहाँ ऐसी टूट हुई और एक सरकार बनी, यानी 3 साल में तीसरी सरकार आ गई है। कहने का मतलब दोस्तों ये है कि ये चमत्कार होते रहते। तो इसमें से हमें ये देखना पड़ता है कि क्या ये सरकार चलेगी। जो शिंदे फडणवीस के समर्थक है उनका साथ देना चाहते, उनको शुभेच्छा देना चाहते, उनका हित चाहते, जो बीजेपी और एकनाथ शिंदे के हितैषी है, उनके भी मन में अब शंका आने लगी है कि क्या ये सरकार चलेगी, क्या ये सरकार चलेगी। अगर चलने वाली है तो इतने दिन हो गए, एक छोटी सी बात है, मंत्रिपरिषद का विस्तार होने में समय लगता है, उसमें जो खाते होते हैं, मिनिस्ट्रीज होती है, डिपार्टमेंट होते हैं, उसका बंटवारा करने में टाइम लगता है। इसका मतलब नाराजगी तो है कहीं ना कहीं। अब एक बात तो हम समझ सकते हैं कि बीजेपी के पास 105, 115 कुछ विधायक है, फिर भी उनको कम मंत्री पद मिले हैं, तो उनमें नाराजी है, तो हम समझ सकते हैं। लेकिन शिवसेना से निकलकर आए हुए 40 और उनके समर्थक कुछ 10, ऐसे 50 एमएलए है, उनमें भी क्या नाराजी है। जो मिनिस्टर बने हैं उनमें क्या नाराजी है। भैया आज तो कम से कम अपना अपना डिपार्टमेंट लेकर काम शुरू करो, क्योंकि एक बात होती है, डेमोक्रेसी में सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं होता। हाँ ठीक है, अगला विधानसभा चुनाव आने तक आप जो करोगे वो सब आंकड़ों का खेल होता है, लेकिन अगला चुनाव आता है तब तक आपने किस ढंग से बर्ताव किया है, आपका एटीट्यूड क्या रहा है, आपका काम कैसे रहा है, आप किस ढंग से काम करते, इस पर आम आदमी का ध्यान रहता है। मतदाता ध्यान से वो देखता रहता है कि इनको हमने आंकड़े दे दिए, लेकिन क्या ये सरकार चला पाएंगे। अगर नहीं तो जनता खड़ी हो जाती है और आपको सत्ता से उतारेगी, ऐसी बात नहीं होती। श्रीलंका में वगैरह बहुत दूर की बात है जो हुआ, लेकिन डेमोक्रेसी में, हमारे डेमोक्रेसी में ऐसी बातें नहीं होती। हाँ, लेकिन वो मतदाता आप पर ध्यान रखे हुए नज़र लगाए बैठा रहता है कि आप क्या क्या कर रहे, किस ढंग से कारोबार कर रहे, व्यवहार क्या कर रहे, क्या जनता की हित की आपको परवाह है या अपनी ही सत्ता की मस्ती में आप जा रहे हो, ये लोग देखते रहते। एक बात तो मानना पड़ेगा कि जिस ढंग से पहले 2.5 साल सरकार चल रही थी और पहले 2.5 साल में जो सरकार बनी वो जनता के मर्जी के खिलाफ थी, उस पर जनता का गुस्सा था ही, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि उनको हटाने के बाद आप सत्ता में आकर बैठ गए तो आप अपनी मनमानी करेंगे, आपको कोई पूछेगा नहीं। वो क्या वो बोलते, शोले फिल्म की जो एक डायलॉग था वो बहुत चर्चित हुआ, उसका फिर एडवर्टाइजमेंट में इस्तेमाल हुआ था। दूर दूर गांव में, 50-50 कोस दूर गांव में कोई बच्चा रात को रोता है तो उसकी माँ बोलती है बेटे सो जा नहीं तो गब्बर आएगा। तो ये डायलॉग करके अच्छा होता है, लेकिन जिस ढंग से बीजेपी सत्ता में आएगी ऐसा बोल बोलकर मुस्लिमों को डराया जाता है, हिंदुत्व की सरकार आएगी ये बोलकर सेक्युलर पार्टीज मुस्लिमों को डराकर उनके वोट बटोरना चाहते हैं। तो ये डराने का मामला थोड़ी देर चलता है, लेकिन आहिस्ते ऐसे लोगों को फर्क समझ में आता है कि अरे आप तो उनसे इतने बुरे हैं कि भले हिंदुत्व का बीजेपी की सरकार आए तो भी चलेगा, लेकिन आपको आपकी सरकार हटनी चाहिए, हम आपको वोट नहीं देंगे। इसी ढंग से कांग्रेस हार गई। तो ये हमें ध्यान में रखना चाहिए कि अगर उद्धव ठाकरे और महाविकास आघाड़ी सरकार से महाराष्ट्र की जनता तंग हो चुकी थी,
उनको हटाना चाहती थी, और एकनाथ शिंदे ने इतना बड़ा बगावत की, उनको बीजेपी ने साथ दिया, तो लोग खुश है, बहुत सारे लोग खुश हो गए ज़रूर, क्योंकि जिस ढंग से वो सरकार चल रही थी, 2 साल से मुख्यमंत्री जनता के सामने आते भी नहीं थे, ऑनलाइन बंद बातें करते थे। तो उस सरकार को हटाया तो लोग खुश होंगे, ये बात हम भी मानते, लेकिन एक बात नहीं भूलनी चाहिए कि वो नालायक थे, इसलिए आप अच्छी सरकार नहीं बनते। आपको अच्छी सरकार बनकर दिखाना चाहिए, काम करके दिखाना चाहिए, तब लोग मानेंगे कि हाँ भाई इनकी सरकार अच्छी है, इनकी सरकार चलनी चाहिए, ऐसा लोगों को लगना चाहिए। क्योंकि एक बात साफ है, और 2.5 साल में विधानसभा के चुनाव आने वाले, और 2 साल में 1.5 साल के बाद लोकसभा के चुनाव आने वाले, उसके सर्वे तो आज से शुरू हो गए। तो वो सरकार खराब थी, नालायक थी, इसका मतलब आप अच्छे नहीं हो सकते, आपको अच्छा होकर दिखाना पड़ेगा। आपकी सरकार अच्छी है, आपका कारोबार अच्छा है, आपका गवर्नेंस अच्छा है, ये लोगों को अनुभव में आना चाहिए, उसका अनुभव होना चाहिए, अनुभूति होनी चाहिए कि हाँ कुछ निर्णय लिए जा रहे, ठीक है, वो लोगों को पसंद आएंगे। लेकिन फिर भी एक बात ऐसी होती है कि रोज़ाना इतना बड़ा स्टेट है, 12-13 करोड़ की यहाँ की जनता है, उसके सिवा कुछ 30 से ज़्यादा जिले डिस्ट्रिक्ट है, उनमें अपने अपने तरीके से लोगों को जो समस्याएं होती है उसका निपटारा करने के लिए प्रशासन तो होता ही है, लेकिन जब गवर्नमेंट होती है तो पॉलिटिकल डिसीजन भी लेना पड़ता है, राजनीतिक निर्णय लेने पड़ते हैं, प्रशासकीय निर्णय नहीं चलते, एडमिनिस्ट्रेटिव। इसी के लिए तो डेमोक्रेसी में चुनाव होते हैं, जनता की गवर्नमेंट होती है, एमएलए अपने मिनिस्टर चुनते हैं। तो मुझे लगता है कि जिस ढंग से यह सरकार बनी, उसके पीछे तो मोदी शाह बीजेपी का हाईकमांड ज़रूर था, लेकिन पिछले 1.5 महीने में ऐसा लगता है कि जिस अमित शाह ने या जेपी नड्डा ने ये सरकार बनाने के लिए कोशिश की, तो उनको महाविकास आघाड़ी की सरकार गिरानी थी, लेकिन जो अल्टरनेटिव गवर्नमेंट बनेगी वो चलानी भी है कि नहीं, इसकी आशंका होने लगी है। क्या जेपी नड्डा, अमित शाह, नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की ये सरकार जो है वो चलाना चाहते? अगर चलाना चाहते तो जिस ढंग से और जिस गति से ये सरकार बनी, पहली गिरी और दूसरी बनी, तो उसमें जो गति थी वो ये सरकार चलाने में नहीं दिखाई दे रही है। मंत्रिपरिषद के विस्तार में 40 दिन निकल गए, अब 3-4 दिन हो गए तो डिपार्टमेंट का डिस्ट्रीब्यूशन नहीं हो रहा है। तो मुझे लगता है कि पूरे 5 साल के लिए ये विधानसभा चले, ये शायद अमित शाह की प्लान में नहीं है। जिस ढंग से हमको बारीकी से देखना पड़ेगा कि मुंबई और महाराष्ट्र के जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष थे उनको मिनिस्टर बनाया गया, तो उनके जगह रिप्लेसमेंट आ गई है, लेकिन जो रिप्लेसमेंट आई है वो एक और संकेत देती है, एक सिग्नल देती है कि बीजेपी चुनाव की तैयारी कर रही है। एक तो उन्होंने घोषणा कर दिए कि हमको 45+ MP चुनकर लाने हैं लोकसभा में 2024 में, लेकिन लोकसभा की बात अलग और विधानसभा की बात अलग होती है। लेकिन जब लोकसभा के चुनाव की तैयारी होती है तो एक लोकसभा में 6 विधानसभा के चुनाव क्षेत्र आते हैं, मतलब वो 6 चुनाव क्षेत्र के लिए भी तैयारी शुरू होगी। मतलब बीजेपी चुनाव की तैयारी में अगर लगी है तो इसका मतलब ये भी होता है कि इसलिए आज जो सरकार बनी है उसमें बीजेपी का इंटरेस्ट कम लगता है। जिस आसानी से बागी शिवसेना गुट को चीफ मिनिस्टरशिप दे दी गई, उससे पार्टी में तो कार्यकर्ता नाराज है, लेकिन क्या पार्टी का हाईकमांड राजी खुशी ये देना चाहता है, या कि
इसी साल के अंत में 2022 के अंत में जब गुजरात विधानसभा के चुनाव आने वाले हैं, क्या उसी समय महाराष्ट्र के भी विधानसभा चुनाव होने वाले हैं? एक बात है दोस्तों, एक बात है कि और 2-3 महीने में, दो ही महीने में, शायद 2 महीने में जो महानगर पालिका है, कॉरपोरेशन से, म्यूनसिपालिटी से, उनके चुनाव होने वाले, जिला परिषद, तालुका पंचायत के चुनाव होने वाले। अगर उसमें अच्छे तरीके से वोटिंग हो गई और बीजेपी शिंदे गुट को उसका फ़ायदा मिला, तो मेरी आशंका है कि वही तो प्लान है अमित शाह का कि गुजरात के साथ महाराष्ट्र की विधानसभा का मध्यावधि चुनाव लिया जाएगा और तब तक ये सरकार चलनी चाहिए, क्योंकि जो सरकार मेजॉरिटी में होती है वही सरकार मध्यावधि चुनाव के लिए रिकमेंडेशन दे सकती है। देखते हैं अगले कुछ महीनों में क्या होता है, लेकिन ये मेरी आशंका है जो मैंने आपके साथ शेयर की। अगर अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।